वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदिल हुसैन एकेडमी। और आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि है सोर्स ट्रेसिंग के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो बिहार स्पेशल के ऊपर बनाई थी कि वो जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए थे। तो हम इस वीडियो में एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है हमारा पॉलिटी। हम ये पता करेंगे कि पॉलिटी में कुल कितने क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चन के सबसे मेन बात सोर्स क्या थे, क्योंकि हमें सबसे मेन यही देखना है कि कोई ऐसी बुक हो या कोई ऐसा कंटेंट हो जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टारगेट कर सकें और सही कर सकें और कट ऑफ क्लियर करके प्रीलिम्स निकाल सके 70 बीपीएससी का। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी बिहार स्पेशल के बारे में। बहुत सारे लोगों ने, आप सभी दोस्तों ने मेरे को उसमें बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आए। सबसे जो मेन क्वेश्चन थे वो ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमने क्राउन की भी बुक पढ़ी है, हमारे पास क्राउन की भी बुक है। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे पास खान सर की एक बुक आती है बिहार स्पेशल की, वो वाली बुक है, क्या हम वो बुक ना यूज़ करें, क्या हम यही वाली बुक यूज़ करें। तो देखिए, बात यह है कि कोई भी बुक ख़राब नहीं होती और कोई भी बुक में कोई दिक्कत नहीं होती। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप केबीसी नैनो को ही बुक लें। अगर आपने पहले कोई दूसरी किताब पढ़ रखी है तो आप उसी को लगाइए। बस मेन बात है आप PYQ पे ज़रूर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए क्वेश्चन के, अगर आप एक बुक को पढ़ चुके हैं तो। हर बुक से सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी बुक ख़राब होती है कि मैं ये कहूँ कि खान सर वाली किताब सही नहीं है या एडुटेरिया की जो किताब आती है वो किताब सही नहीं है, क्राउन वाली किताब सही नहीं है। हर किताब अच्छी है। और मैंने उन किताबों को इसलिए अपने वीडियो में नहीं डाला क्योंकि मैंने उन किताबों को पढ़ा नहीं था। मैंने केबीसी नैनो को पढ़ा था, इम्तियाज़ अहमद को पढ़ा था, इसीलिए मैंने उनको वीडियो को बताया। अब बाकी जो भी दोस्त मुझे ऐसा बता रहे थे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी सोर्स हैं उन्हीं सोर्स पर रिलाई कीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने नई वीडियो की तरफ। तो देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन की। तो देखिए, मार्केट में पॉलिटी के जो बुक होती है वो बहुत सारी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा NCERT तो है ही मेन, क्लास 11th की, 12th की, 9th की, 10th की, इन बुक से। और सबसे मेन जो पॉलिटी की जो एक कही जाती है बाइबल किताब, वो कौन सी है? लक्ष्मीकांत। तो हम इसी को जांच करेंगे क्योंकि हर इंसान जो भी एस्पिरेंट होगा, चाहे वो BPSC का हो, चाहे UPSC का, चाहे UPPCS का, वो पॉलिटी के लिए ज़रूर से ज़रूर लक्ष्मीकांत को ज़रूर प्रेफर करता है। भारत की राज व्यवस्था लक्ष्मीकांत को। तो देखते हैं आज कि बिहार स्पेशल में बिहार में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 69 BPSC में, वो क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से कितने सॉल्व हो पाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कितने सवाल आए थे पॉलिटी से। तो मैंने सारे क्वेश्चन को चेक किया, तो पॉलिटी से कुल मिला के आए थे 11 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 11 में से कितने सवाल लक्ष्मीकांत से होते हैं। तो जल्दी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी और आपको ही मज़ा नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? तो 4 ऑप्शन है, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। अब देखिए, ये सवाल ऐसा है जो अगर कोई भी पॉलिटी की पढ़ाई चालू करता है तो सबसे पहले वो यही पढ़ता है कि हमारे मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। तो देखिए, 7वां चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, मूल अधिकार लिखे हुए हैं और उसके पहली लाइन ही यही लिखी हुई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। और इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान के से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, यानी अमेरिका से लिया गया है। और भी देखिए, हमारे लक्ष्मीकांत में पूरा बना रखा है एक टेबल। और आपको पता ही होगा कि BPSC हर बार कुछ सोर्स के ज़रूर सवाल पूछती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि ये वाला चीज़ हमारे कहाँ से लिया गया। जैसे 68 में सवाल क्या आया था कि विधि के समक्ष समता, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो वो सवाल था, आंसर ब्रिटेन था उसका। तो वैसे ही जैसे कि ये वाले पे बना रखा है इसमें टेबल। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है, तो सबसे पहली चीज़ क्या लिया हमने? मूल अधिकार। तो ये वाला सवाल तो लक्ष्मीकांत से इस प्यार से सॉल्व हो जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी आर्टिकल 360 लागू हो जाता है देश में और वित्तीय आपातकाल लगा दी जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, तो उससे कौन कौन से रिजल्ट आएंगे हमारे पास? तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने के आदेश दे सकते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए आवश्यकता नहीं है। तीसरा पढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं। फिर अगला, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी।
तो अब देखते हैं, अब ये सवाल बिल्कुल हम पहले देखेंगे कि लक्ष्मीकांत में कहाँ लिखा है। तो देखिए चैप्टर नंबर 16 पे हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 16 जो इमरजेंसी का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसके अंदर लिखा हुआ है ये सब बातें सारी। तो देखिए लिखा हुआ है वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। तो वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, पहला प्रभाव देखिए, तो हम दूसरे वाले में पढ़ेंगे, वहीं से सारा लाइन हमें उठा के लिखा है। ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है कि राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन एवं भत्तों में कटौती की जाएगी। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से कहा है कि वेतन, जब भी वित्तीय आपातकाल लगेगा तो भत्ते में यानी सैलरी में कटौती होगी और राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। फिर राज्य विधायिका द्वारा पारित राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को आरक्षित रखना पड़ेगा। तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विधानमंडल हो, चाहे वो देश की संसद हो, कोई भी बिल बनाने से पहले वो राष्ट्रपति के लिए उन बिलों को आरक्षित रखेगी। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं हम, राष्ट्रपति वेतन और भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकते हैं। और किस किस के वेतन के बारे में, तो केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को भी। तो अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट कौन कौन से सवाल क्या पूछा हमें, इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो देखिए पहला क्या पूछा था कि राष्ट्रपति राज्यों के मामले में सभी के मतलब भत्तों को कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो पहले को देखते हैं पहला किस में सही हो रहा है। तो इसमें ही पहला सही है, इसमें ही पहला सही है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 2 और 4। फिर उसके बाद देखते हैं, अभी चौथा तो नहीं होगा लेकिन दूसरा तो गलत हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम, अगला क्या पूछा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी उन्होंने बोला कि आरक्षित रखना ही पड़ेगा, तो रखना ही पड़ेगा, तो दूसरा बात गलत हो जाएगा। तो दूसरी बात ये गलत है, ये गलत है, यानी हमारे 2 स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। अब इसके बाद और देख लेते हैं, तीसरा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन या भत्ते को कम करने के आदेश दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज का भी और हाई कोर्ट के जज के भी सैलरी को कट करने का आदेश दे सकता है। चौथा स्टेटमेंट, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आरक्षित रखना ही पड़ेगा। देखिए दोनों स्टेटमेंट है, दोनों ऑपोजिट दे दिए। अगर किसी को पता होगा कि आरक्षित रखी जानी चाहिए तो वो दूसरा काट देगा और आंसर क्या बन जाएगा, ए। तो ये वाला क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से सॉल्व होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 107 नंबर क्वेश्चन। ये सेट ए चल रहा है, ठीक है, ये बीपीएससी के साइड से मैंने उठाया है क्वेश्चन पेपर, ये सेट ए है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो आपने पढ़ा ही होगा, हमारे लक्ष्मीकांत में ही बना रखा है एक पूरी तालिका बना रखी है कि किस किस अनुसूची में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए हम 5वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। तो अनुसूचित जनजाति, तो ढूंढते हैं हम अनुसूचित जनजाति, ये रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 105 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो आप तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, अनुच्छेद 17 होगा इसका आंसर। हम देख भी लेते हैं, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में है ये, मूल अधिकार वाले में, और पहली लाइन यही लिखी हुई है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। मतलब जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके जजों की जो संख्या है वो कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति करेगा या मुख्यमंत्री करेगा राज्य का, या प्रधानमंत्री या संसद। तो हम देखते हैं 34 नंबर चैप्टर का नाम हाई कोर्ट, और देखिए लिखा हुआ है चैप्टर के संरचना और नियुक्ति, हम इस पर ध्यान देते हैं। और लिखा हुआ है प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो हमें इसका आंसर सही लगाना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 102 नंबर वाला सवाल। देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरी लाइन उन्होंने क्या लिखी कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं। कितने लिखे, 8। फिर इसके बाद इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A और 47। फिर इसके बाद इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधान सभाओं और मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब हम पढ़ते हैं। देखिए सवाल में से पूछा क्या है, उपयुक्त में से कौन से कथन
गलत है। हमेशा सॉल्व करने हमें हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखना चाहिए, पहले तो कथन विचार कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद पहले ये देखिए कि हमें सही बताना है या गलत बताना है। तो हम देखते हैं हमें गलत बताना है इसमें से। तो लक्ष्मीकांत में लिखा है, आपको पता भी होगा कि जब 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें बताया भी गया था कि हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये बात तो सही हो जाएगी। और आपको पता ही होगा कि उस समय हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद, आपको याद होगा। फिर इसके बाद ये 8 बोले हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर इसके बाद इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े थे 39A, 43A। अब देखिए ये सवाल बिल्कुल जेन्युइनली सॉल्व हो सकता है। आपको पता ही होगा कि जब भी कोई संविधान में संशोधन होगा, तो जब भी संशोधन होता है ना किसी आर्टिकल में, तो उसके बाद उस आर्टिकल का क्लॉज जुड़ जाता है। जैसे 39A, 39A, 43A, ये सारे क्लॉजेज हैं, मतलब इसके अंदर हमने एक और नई चीज़ जोड़ी है या हटाई है। अब लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 47, यानी ये बिल्कुल ओरिजिनल आर्टिकल है। अब ओरिजिनल आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता संशोधन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात तो गलत हो जाएगी, ये बात भी गलत। ये दोनों तो 42वें संशोधन से होते हैं, लेकिन ये नहीं था। तो कौन कौन से नहीं है, 2 और 3। तो 2 और 3 वाला हम देख लेते हैं कौन कौन से कथन गलत है। 1 और 2 नहीं, 2 और 3, ये देखिए सी वाले पे। चौथा स्टेटमेंट भी देख ही लेते हैं, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा व मंडलों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। तो बिल्कुल 42वें संशोधन में ऐसा ही कहा गया था। अब देखते हैं लक्ष्मीकांत में कहाँ लिखा गया। लक्ष्मीकांत में देखिए पूरा एक सेक्शन दे रखा है कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये। फिर इसके बाद इन्होंने नागरिकों को मूल कर्तव्य जोड़ा, भाग 4A, और आपको पता होगा भाग 4A में 10 पहले मूल कर्तव्य थे और अब 11 हो गए, ये भी पता होगा। फिर इसके बाद और भी देख लेते हैं हम कौन कौन से आर्टिकल भी बताए थे इन्होंने। तो देखिए इन्होंने बताया 39A, यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया था 43A, यहाँ लिखा हुआ है। 47 बताया था, देखिए 47 नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये है ही नहीं, क्लॉज ही नहीं है। और 48K जोड़ा गया था, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो देख लीजिए आप, ये हो जाता है लक्ष्मीकांत से सॉल्व। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 110, किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की आज़ादी दे सकता है। सवाल ये है कि मतलब अगर संसद के अंदर कोई सांसद बैठा हुआ है या कोई सदस्य बैठा हुआ है संसद का, तो उसको अपनी मदर टंग में बोलने की इजाज़त है, ये कौन से आर्टिकल में है। तो देखिए ये लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहुत सारी जगह पे इनका जिक्र है। सबसे पहला संसद में भाषा, इसमें लिखा हुआ है कि दोनों ही सदनों में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अधिकार दे सकता है। अब देखिए इस चैप्टर के अंत में, संसद वाले चैप्टर के अंत में उन्होंने सारे आर्टिकल दे रखे हैं, किस आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने पूछा था आर्टिकल 110 पूछा था। तो आर्टिकल 110 क्या है, आप जानते ही होंगे कि बजट की बात करता है, वो मुद्रा विधेयक है, वो फाइनेंस बिल है, तो इसको हटाते हैं, फिर ये कट जाएगा। फिर क्या है 120 वाला आर्टिकल पूछा था। तो देखिए 120 आर्टिकल में लिखा हुआ है संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा। इन्होंने ये नहीं लिखा मातृभाषा की बात, लेकिन इन्होंने लिखा तो है कि भाषा की बात है। और 122 को देखिए, उन्होंने 122 लिखा था, संसदीय कार्यवाही के बारे में न्यायालय में पूछताछ नहीं कर जा सकता। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से हटा सकते हैं लक्ष्मीकांत के द्वारा। 110 फाइनेंस बिल खत्म, 122 अभी पढ़ा, न्यायालय में पूछताछ नहीं हो सकती, और बचा कौन सा 120A। और A और B हो ही नहीं गए, होएगा ही नहीं, क्योंकि A और B दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, C वाला 120 क्लॉज 1 यानी क्लॉज 1। अगला करते हैं हम। अगला सवाल क्या है हमारा कि सवाल नंबर 109। देखिए पूछा क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उसके स्थापना वर्ष। सूची 1 की तरफ लिखा हुआ है राजनीतिक दल, और सूची 2 की तरफ लिखा है वो जो पार्टी है वो कब कब बनी है। तो देखिए कौन कौन सी पार्टी पहले पूछा है। सबसे पहला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI, M की बात की है यानी मार्क्सवादी। दूसरा CPI यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में यानी AITC। अब देखिए कब कब बना है, तो इसका सोर्स देखते हैं हम। इसका सोर्स है हमारे पास, देखिए लक्ष्मीकांत में पूरा उन्होंने टेबल दे रखा है। माफ़ करना अगर आपको सही से दिखना रहा हो, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे इतना ज़्यादा स्पेशल हुआ नहीं हूँ, एक्सपर्ट हुआ नहीं हूँ कि मैं सब सही से बना सकूँ, और मेरा फ़ोन भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाने के लिए सारी बातें मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए लक्ष्मीकांत में एक पूरी टेबल दे रखी है कौन कौन सी पार्टी भारत में कब कब बनी है। लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर का नाम ही है राजनीतिक दल, उसमें सारे राजनीतिक दल के बारे में उन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले CPI कब बनी, 1925 में। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं, CPI कहाँ होगा, CPI ये वाला, M वाला नहीं बोला, CPI केवल कहाँ है 1925, यानी B का क्या होगा 3। तो B का 3 इसमें भी हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन में हो रहा है। देखिए
एक ही ऑप्शन से हमारा काम हो गया, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा सही ए। बाकी और भी देख सकते हैं आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कब बनी, बहुजन समाज पार्टी कब बनी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब बनी। तो देख लेते हैं हम, ये सब का भी लिखा हुआ है इन्होंने। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M लिखा हुआ है 1964। पता ही होगा आपको, CPI टूट गई थी 1964 में। CPI बन गई थी एक तो, और एक CPI-M बन गई थी। बाद में CPI-M भी टूटी थी और क्या बन गई थी, CPI-ML, लेनिनवादी भी बन गए थे वो लोग। फिर बहुजन समाज पार्टी 1984। फिर इसके बाद देखते हैं हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये कब बना है 1998। बाकी हमें एक ही ऑप्शन से सही हो जा रहा था, बाकी सारे भी लिखे हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं हम, 108 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। और आप पढ़ेंगे ये पॉलिटी, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो हम देखते हैं लक्ष्मीकांत में कहाँ है। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, देखिए, हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया और इसने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित रख सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम क्या है, संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर। तो यही सवाल पूछा है हमसे मूल ढांचे के बारे में, मूल संरचना के बारे में। तो कौन सा हो जाएगा अपना, केशवानंद भारती मुकदमा कब हुआ, 1973 में। और यही एक ऐसा बेंच है जिसमें हमारे सबसे बड़ी बेंच बैठी है आज तक की सुप्रीम कोर्ट की। कितने जजों की, 13 जजों की। चलिए तो अगला सवाल हम करते हैं, ये भी लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जा रहा है। ये सवाल देखिए, सवाल बहुत लेंदी है तो एक बार देख लेते हैं हम। सवाल क्या पूछा है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। देखिए लक्ष्मीकांत में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बिल्कुल विस्तार से नहीं लिखा हुआ, और इस सवाल का आंसर डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे बता रखा है। डायरेक्टली एकदम सवाल की लैंग्वेज टू लैंग्वेज लक्ष्मीकांत में नहीं लिखी। तो हम पहले लक्ष्मीकांत की बात को पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, लिखा ये हुआ है कि, समझिए सवाल पहले देख लेते हैं। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं पहले। सवाल ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में एक 5 सदस्यीय निकाय है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल है। यानी एक तो CJI हो गए और बाकी 4, यानी कितने लोग हो गए, 5 लोगों की बात ये कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। फिर अगला, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही होती है। फिर इसके बाद कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में जस्टिस PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के बारे में किया गया था। अब देखिए ये सवाल है, हम इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं। आप एक बात को समझिए, जब भी सवाल पेपर में, मैंने अक्सर ये पेपर देखा है, पेपर में PYQ से एनालाइज जब भी लिखा रहे ना कि संविधान की परिभाषा लिखी हुई है, संविधान में इस चीज़ की परिभाषा, या संसद ने इसे विधि द्वारा लागू किया है, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत ही होते हैं। आप हमेशा देखिए वो लिख देंगे ना जब संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान की वो डायरेक्टली लाइन की बात कर रहे, तो ऐसा नहीं है। तो बाकी हम देखें, मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो ये दूसरा मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर देता कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम सिस्टम का आरंभ किया। आपको पता ही होगा कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम जजों को कैसे नियुक्त करना है ये सारी प्रणाली लिखी होती है, और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही सारे जज नियुक्त होते हैं। तो आपको पता ही होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कॉलेजियम सिस्टम से ही बनते हैं। और ये जो जस्टिस PN भगवती के टाइम पे नहीं आया था, जस्टिस PN भगवती फर्स्ट जज मामले नहीं थे, वो सेकंड जज मामले थे, वो सेकंड जज केस था उनका। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होता है, दूसरा और चौथा। अब ये वाला स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में लिखा नहीं है, देखिए चौथा और दूसरा गलत है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सही है। तो दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। सही कौन सा है, तो पहला और तीसरा सही है, ये हमारा आंसर है। बाकी हम देख लेते हैं, इसमें भी लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है इसमें कि इसी तरह तीसरे मामले जस्टिस न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया की मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्य न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा, और भारत में देखिए लिखा हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श की परामर्श की प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं करता, बल्कि उसके साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह भी करनी चाहिए। तो ये वाला आंसर यहाँ से मिल जाता है। और आपको ये तो आसान सी बात है कि कॉलेजियम सिस्टम से उनका होता है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला सवाल क्या है, किसी आदिम या किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं, ये सवाल पूछा है उन्होंने। कौन कौन से आवश्यक विशिष्टताएं हैं, मतलब अगर हमें किसी को ST घोषित करना है, किसी भी जनजाति को, समुदाय को, तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। पहला है आदिम लक्षणों के संकेत, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति। आदिम लक्षण मतलब पुराने लक्षणों की बात, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव।
तो देखिए ये सवाल मुझे नहीं लक्ष्मीकांत में नहीं मिला। मैंने इधर उधर ढूंढा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन वाली बुक आती है, मेरे पास एक PDF है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी देखा, उसमें कोई है नहीं, ये किसी बिल से उठाया गया, यानी ये उस समय कोई करंट के न्यूज़ होगा और किसी एक्ट से उठा करके ये सवाल डाल दिया है। बाकी इसका आंसर BPSC ने लगाया है डी वाला ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन लगाया है 103 क्वेश्चन का, यानी चारों स्टेटमेंट गलत, चारों स्टेटमेंट सही है। अगर किसी समुदाय को हमें ST घोषित करना है तो ये चारों चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए सवाल BPSC क्या पूछ सकती है, अगली बार सवाल पूछेगी किसी समुदाय को अगर अनुसूचित जनजाति के तौर पर घोषित करना है तो घोषित कौन करता है, तो बताइए कौन करेगा, तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति घोषित करेगा, ये वाला सवाल। तो इस तरीके से हमने देखा कि लगभग 11 में से 10 सवाल तो ऐसे हैं जो कि प्यार से लक्ष्मीकांत में सॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। और देखिए हमें अगर हम 11 में से 8 भी सही करके आते हैं तब भी हम कंपटीशन से आगे रहेंगे। आप ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर में आप नेगेटिव मत करना, जो आपको नहीं आता उसको छोड़िए, जो आता है उस पर फोकस कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक सवाल के पीछे लगे रहते हैं। अब मान लीजिए ये सवाल लक्ष्मीकांत पे नहीं है, कुछ ऐसे होंगे अब इसी को ढूंढते रहेंगे कि भाई आया कहाँ से, आया कहाँ से, इस एक सवाल के चक्कर में अब वो पूरे 11 छोड़ देंगे अब वो। तो ये ध्यान रखना, एक सवाल की जगह पे हमें 10 सही करके आने की कोशिश करनी है। इसका मतलब लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ना है। बाकी देख लीजिए, बाकी आप जो भी बुक पढ़ते हैं वो बुक सही है, लेकिन मैंने जो ये सोर्स बताया ये वाला सही लगा मुझे ये सोर्स। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को, मेरे को देखना पड़ा, सारा ढूंढना पड़ा। बाकी अगर कुछ भी कमी लगती हो या कुछ और बात पूछनी हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि PYQ के एनालाइज पे वीडियो बनाऊँ। देखिए जो BPSC है ना, मैंने ये देखा है BPSC PYQ के ट्रेंड को बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है, पिछले साल के ट्रेंड को। देखिए सोर्स के सवाल पूछे, कभी कॉलेजियम सिस्टम पूछा, मतलब वो एक ही तरह के सवाल को पूछता है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में भी अगर आप बोलोगे तो मैं PYQ एनालाइज की सारे PYQ को हम सॉल्व करेंगे, और सारे PYQ में जो भी हमें अच्छा लगता है, इससे जो और भी सवाल बन सकते हैं हम सारे सवालों को देखेंगे। बाकी अभी तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी आपको, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो चालू करी है यूट्यूब पे और मेरे को इतना कुछ आता भी नहीं है वीडियो बनाना। बाकी देख लीजिए। नमस्कार, शुक्रिया आपका, जय हिंद।